रेलवे एनटीपीसी 2025 19 जून का सेकंड शिफ्ट का देख लेते हैं आपके जीके क्वेश्चन क्या बने थे। जिस स्टूडेंट का आगे एग्जाम हो रहा है उसके लिए इंपोर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि काफी क्वेश्चन आपके जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। अगर आपको इसके पहले की वीडियो देखनी होगी तो रेलवे एनटीपीसी 2025 की प्ले लिस्ट बनी होगी, आप उन वीडियो को देख लेना। और एक वीडियो तो आपके लिए खास तौर पर इंपॉर्टेंट है, जो एक आपको 5 से लेकर मैं 14 जून तक करा रखी है, एक ही वीडियो में 960 क्वेश्चन कवर कर रखे, उनको देखना, क्योंकि वहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो वीडियो लंबी जरूर है, 2.5 घंटे की वीडियो है, आप उसको जरूर जाके वॉच करें, आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, भारत सरकार ऑनलाइन भुगतान के लिए किस तरीके का उपयोग कर सकती है। ये आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे। देखो ये तरीके ये हैं, यूपीआई द्वारा, एनईएफटी द्वारा, आरटीजीएस और पेमेंट गेटवे शामिल भी हैं इसमें। ठीक है, ये भी शामिल है, इनकी तरह ये कर सकते हैं पेमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो विजया किशोर रेडकर। ठीक है, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना यह मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। यानी अगर आपको कभी अगर देश को जरूरत पड़े आपकी, तो अगर आपको बुलाए तो आपको जाना है, ये किस पर लिखा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपकी जो है मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये हो जाएंगे आपका आर्टिकल 51 का ए का डी में। ठीक है, आर्टिकल 51 में तो आपके मौलिक कर्तव्य, लेकिन मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 है। मौलिक कर्तव्य 11, 11 के 11 देख लो आप। पहला है आपका संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना, ये ए हो गया। पर ए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखना और उनका पालन करना। बी, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण रखना। सी, ये आपके एग्जाम पूछा गया था आज, डी वाला। ठीक है, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। फिर आ जाएगा आपका डी, फिर ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के अंतिम जो आपका 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। और ये जोड़ा जाता है 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। ठीक है, इसको भी याद कर लेना, ये भी एग्जाम बन चुका आपका 86 वाला संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के गठन के समय किसे मिलाया गया था, यानी ठीक है किसको मिलाकर हिमाचल प्रदेश बना था। तो 30 छोटे बड़े रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश बना था। ये आपको पता है कि आज़ादी से पहले क्या है, हर एक राज्य में छोटे छोटे जो क्या करते थे, रियासतें हुआ करते, वहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे। फिर 1947 में क्या गया था, सरदार वल्लभ पटेल ने जी ने क्या किया था, 563 के समथिंग थे, 562, 3 इसमें वो भी थे, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर 565 के अराउंड थे। तो इन सबको क्या कहता है फिर भारत में मिला लिया गया था। तो वही हिमाचल प्रदेश में 30 जो है छोटे छोटे रियासत थे, इनको मिलाकर क्या गया था, हिमाचल प्रदेश बना था। 15 अप्रैल 1939 को इसका गठन किया गया था और बाद में 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को भी हिमाचल प्रदेश में मिला लिया गया था। ठीक है, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए होगी, यानी हर एक आपको शिफ्ट की, तो लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको यानी आज तक के 19 जून तक, 19 का सेकंड शिफ्ट 19 जून तक अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ भी लिख सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि ये पीडीएफ के लिए 8475 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगा। ठीक है, इसका कोई भी आपको पेमेंट चार्ज नहीं आएगा। 8475927328। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। इस पर आप मुझे मैसेज कर देना, सिर्फ लिख देना कि पीडीएफ के बारे में आप इन्फॉर्मेशन दे देना कि पीडीएफ लिख देना, आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, हाई कोर्ट के अगर हमें जस्टिस को अपॉइंटमेंट करना है तो। कानपुर किस प्रकार का शहर है। तो कानपुर एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया। टंका और कुंड किस राज्य के पारंपरिक वर्षा जल संचय प्रणाली है। तो ये राजस्थान में है। यहाँ आपने देखा होगा हर एक के छत में जो है बने रहते हैं। ये पता है कि पानी की बहुत किल्लत होती है राजस्थान में। ओसाका एक्सपो 2025 का शुभांकर क्या था। तो इसका मस्कोट था म्याकू म्याकू। नेक्स्ट है, एफडीआई से भारत में क्या प्रभाव पड़ता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निर्यात में वृद्धि जैसे कई सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं इसमें। ठीक है, पॉजिटिव पड़ते हैं। फिर है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो ये कौन सा आपको बताना है कि सेशन था। देखो ये था 1929 का लाहौर अधिवेशन था। ठीक है, इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे उस वक्त वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आपको मैंने पहले भी करा रखी है, दोबारा करा रहा हूँ, इनको आप पूरा देख लो अच्छे से। ठीक है,
1885 में पहली बार बम्बई में हुई थी। वीएम चंद्र बनर्जी पहले थे अध्यक्ष और 72 प्रतिनिधि इसमें उपस्थित थे इसमें। नेक्स्ट फिर ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है 1886 वाला। इसमें सिविल सेवा में भारत में कराने की बात की थी। ठीक है, जो सिविल सेवा का एग्जाम होता है सब भारत में कराने के जो मांग की थी 1886 में ही की गई थी कोलकाता में। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और इसमें जो प्रतिनिधि ने जो संख्या बढ़ क्या हो गई थी 434 हो चुकी थी। और प्रथम अगर मुस्लिम कहेगा जो इसके अध्यक्ष थे वो थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास के। फिर इलाहाबाद में जॉर्ज विल प्रथम इंग्लिश जिसके अध्यक्ष थे अंग्रेज। 1889 में मुंबई में सर विलियम वेदरबर्न पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था इसमें। 1890 फिरोजा मेहता स्नातक डिग्री प्राप्त महिला कादम्बिनी ने भाग लिया था इसमें। फिर ऐसे आप देखो, फिर आप देखते रहे ऐसी, मैं इसको ऊपर करता हूँ क्योंकि काफ़ी पढ़ने में टाइम लगेगा। और यहाँ पर भी आपको कहीं कहीं देखिएगा। ठीक है, सिविल सेवा सर्विस एग्जाम इन इंडिया, यहाँ से आपके एग्जाम कराने स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, 1893 से डिमांड पहले की थी और डिमांड यहाँ भी की गई थी। डिमांड ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम इन इंडिया, इंडिया में कराने के बाद 1893 में भी की गई थी और आपके 1886 में भी की थी, दो जगह की गई थी दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। 1894 मद्रास, 1895 पुणे में हुई थी। और पहला बार ये भी इंपॉर्टेंट रखना कि 96 में हुआ था, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, राष्ट्रीय गीत। ठीक है, नेशनल सॉन्ग। और नेशनल अगर एंथम रहेगा वो 1911 हो जाएगा। 1902, 1903, 1905 का भी याद रखना, बंग बंग आंदोलन हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता बनारस में हुआ था। फिर 1906 कोलकाता दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पर स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, स्वराज का, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वराज का पहले बार उपयोग किया था 1906 में और पूर्ण स्वराज 1929 में। ये यहाँ पर एग्जाम में आज का बना हुआ है। प्रथम बार प्रयोग अध्यक्ष द्वारा किया गया था और मुस्लिम लीग की स्थापना यहीं पर 1906 में। और 1907 में सूरत। और यहाँ पर क्या था, कांग्रेस का विभाजन होता है, नैनी नरम दल और गरम दल में विभाजित हो चुका था। ठीक है, यहाँ पर विभाजित हुआ था और 1916 में विलय हो चुका था। ठीक है, मिल चुका था। फिर कांग्रेस के लिए एक संविधान बनाया गया था 1908 में। पृथक निर्वाचन मुसलमानों के लिए 1909 में और इसका विरोध किया गया था। फिर 1912 और 1911 देख लिया होगा आपने। 1911 में तो पहले बार यहाँ पता है बिशन नारायण धर थे, पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था 1915 और 1916 फिर इंपॉर्टेंट। ठीक है, मजूमदार यहाँ पर क्या थे, अध्यक्ष कर रहे थे। और कांग्रेस में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और गरम दल और नरम दल दोनों इसमें विलय हो चुके थे, मिल चुके थे। ठीक, तो फिर 17 श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार अध्यक्षा बनी थी, पहली बार अध्यक्ष बनी। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम बार यहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्ष बनी 1916 में, सॉरी 1917 में कोलकाता में। अगर भारतीय पूछेगा तो भारतीय बनी थी सरोजिनी नायडू 1925 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में मोतीलाल नेहरू थे, अमृतसर में हुआ था। और फिर 1920, 21, 22 भी याद करना, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था इसमें, चित्रन दास इसके अध्यक्षता थे। अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे 1923 में। और 1923 में ही आपके दो बार हुआ था, एक होता कोकनाडा में और बेलगांव, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बार महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर अपना वो किया था, इनकी अध्यक्षता में हुआ था, पहली बार एक ही बार उन्होंने किया था बस महात्मा गांधी जी ने, एक मात्र अधिवेशन है जहाँ पर गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। अगर पहले अगर महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा 1917 में, भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू 1925। श्रीनिवास अयंगर 1926 में। और साइमन कमीशन में भारत आए और साइमन कमीशन का विरोध किया गया था और साइमन को वापस जाओ का नारा लगाया गया था 1927 में। एम.ए. अंसारी थे इस वक्त। 1928 में प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस और 1929 में ये एग्जाम बना है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, लाहौर में। बाकी आप एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ सकते हैं इसमें जो भी है, मैं आगे कर लेता हूँ इसको। समाधि कांग्रेस का लक्ष्य था 1936 में। पहली बार गाँव में कब हुआ था, फैजपुर बना था 1937 में, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी हरिपुर 1938 में। फिर दोबारा की थी उन्होंने त्रिपुरा में, सुभाष चंद्र बोस ने। बोस का त्यागपत्र राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्ष बनना तथा बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करना। ठीक है, 1940 भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव दिया गया था। और फिर इसके बाद बीच में आपको बताएं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो बीच में कुछ टाइम हुआ नहीं था, अधिवेशन नहीं हुआ था। अब्दुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने थे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हुआ था। अगर पूछेगा कब से कब तक नहीं हुआ था, 41 से लेकर 45 के बीच में नहीं हुआ था। और 1947 फिर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, ये याद कर लेना। अगला है फिर
थांग ता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो मणिपुर से। 2023-24 में भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है बीजी? तो ये हो गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का। तमिलनाडु सरकार ने 2025 में अंतरिक्ष औद्योगिक नीति का अनावरण किया है, जिसका लक्ष्य क्या रखा गया है? तो राज्य में अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना। भारत के राष्ट्रपति के परामर्श में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की घोषणा कौन करेगा? यहाँ पर घोषणा कौन करेगा कह रहा है, ठीक है, ये भारत का सरकार के यानी भारत सरकार के सचिव करेगा, यानी वो बताएगा कि इसे हमने चुन लिया गया है, ठीक है। घोषणा करेगा। नियुक्त कौन करेगा? नियुक्ति करेगा भारत के राष्ट्रपति के परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसके अपॉइंटमेंट जो करेगा वो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। लेकिन घोषणा कौन करेगा कि इसे चुन लिया गया, वो करेगा भारत सरकार का सचिव। फिर पूछा गया आर्टिकल 44 और डीपीएस आपको पूरा पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये भी याद रखना, पूछेगा कि भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रखा है? तो आप करोगे उत्तराखंड, ठीक है। भारत का कब कहेगा? भारत का पहला कहेगा तो आप करेगा गोवा। अगर आज़ादी के बाद कहेगा तो आप कर दोगे फिर कौन? ये हो जाएगा हमारा फिर उत्तराखंड। दो के दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भी हाल में उत्तराखंड के जो लोअर पीसी से पूछा गया प्रश्न है कि पूछा गया कि प्रश्न में कि ये पूछा गया कि दो के दो क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन ये था कि पहले बार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो गोवा। और स्वतंत्रता के बाद कौन सा राज्य था? तो वो था उत्तराखंड, ठीक है। दो के दो इंपॉर्टेंट रखना आज़ादी के बाद। और 500,000 नोटों का विमुद्रीकरण कब किया गया था, यानी डिमोनेटाइजेशन? तो ये किया गया था 8 नवंबर 2016 को। डेट याद रखना, 8 नवंबर 2016। 2025 में न्यूयॉर्क टाइम्स को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पुलित्जर पुरस्कार मिला हुआ है। और ये पुरस्कार मिला है सूडान, अफगानिस्तान, बाल्टीमोर में रिपोर्टिंग और ट्रंप की हत्या के प्रयास के फोटोग्राफर के लिए मिला है। फिर निम्नलिखित में से किस आभूषण का उपयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो ये नहीं करते लोहे का आभूषण को, ठीक है, आयरन। फिर है निम्नलिखित में से किसकी कमी से शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी हो सकती है? तो ये आयरन, लोहा। यदि कोई घटना 0.01 सेकंड में पूरा होता है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी, यानी हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी 100 हर्ट्ज। उत्तरी भारत के मैदानी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, अलुवियल सॉइल। इंडेंट हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का क्या होता है? तो ये आपको मैंने कराए हुए थे शॉर्टकट, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। सिंधु सभ्यता का व्यापार मुख्य रूप से किस देश से था? विद विच कंट्री डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली ट्रेड? तो ये था मेसोपोटामिया और फारस, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है पे धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान क्या है? तो ये धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है। 15 जून 2025 से 30 जून तक उद्देश्य है इसका अंतिम हितग्राहियों तक उनके व्यक्तिगत अधिकारों को परिपूर्ण करना, जागरूकता पैदा करना, धार। और 12 जून 2025 भारत सरकार आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए 2 महत्वपूर्ण समयबद्ध मिशन चला रही है, ठीक है, यानी जनजाति से रिलेटेड ये संबंधी है। और इसका जो अगर पूछेगा कि अब इस अभियान से क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अगर पूछा गया होगा कि ये शुरुआत कब किया, तो ये शुरुआत किया था 2 अक्टूबर 2024 से शुरुआत किया था, ठीक है। और इस बार इसका जो उद्देश्य 15 जून से 30 जून के बीच में कर रखा है। अभी इसका चलेगा, ठीक है, अभी चलने वाला है। और लेकिन इसका जो ये शुरुआत हो चुकी थी इसके 2 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, ये तब इसका जो ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2024। अगर पूछा गया कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष कब लॉन्च किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2024 को। अगला फिर तो ये क्वेश्चन थे आपके सेकंड शिफ्ट के, ठीक है। मिलते हैं आपको थर्ड शिफ्ट में। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि और बेल आइकन दबा लें, इससे आने वाले आपको थर्ड शिफ्ट हो या आने वाले अगर जब भी आपका शिफ्ट होगा तो उसके भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपका एग्जाम था तो कमेंट में जरूर बताना कि मेरा एग्जाम था यही क्वेश्चन थे, क्योंकि बाद में काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग अफवाह फैला देते हैं, झूठ बोल देते हैं, दूसरे चैनल से देखते हैं ये हैं वो हैं बोलते हैं। अगर आपका एग्जाम था तो सच्ची सच्ची बताना कि ये एग्जाम में क्वेश्चन थे या नहीं थे। मैं आपको कोई भी देखो अपने मन से नहीं बताता हूँ, क्योंकि मेरा एग्जाम नहीं होता है। जो स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन भेजते हैं मैं वही आपको बताता हूँ। लगभग आपको जो 95-99 आपको मैं एक्यूरेट आंसर की आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मिलता है आपको अगले वीडियो में।